चलो, जो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक कराया था, दैट वाज मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। तो उसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन इन एम्फीबियंस, इन मेटामॉर्फोसिस। अपना आप भी नोटबुक अपने साथ में रखो लिखने के लिए, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। ठीक है, ये टॉपिक हमारा बच गया था, आज इसको खत्म करते हैं पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हार्मोन के नाम लिख रहा हूँ कि कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस। हार्मोन्स, सो देखो भाई, जो मेन हार्मोन है दे आर थ्री हार्मोन। फर्स्ट इज T3 हार्मोन, सेकंड इज T4 हार्मोन, एंड थर्ड इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो T3 है, इट इज सीक्रेटेड बाय, किससे सीक्रेट होता है भाई T3 एंड T4? थायराइड। दे आर सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, और T4 को बोला जाता है टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन, ये दो हार्मोन होते हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में मेटामॉर्फोसिस का बताया था कि जब लार्वल स्टेज से जब अडल्ट बनता है तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे कि टेल का रिजॉर्प्शन हो जाता है ना? बताए थे, याद है थोड़ा बहुत भाई? मेटामॉर्फोसिस याद है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ओके। सो लार्वल से अडल्ट स्टेज में जब जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि टेल उसकी छोटी हो जाती है, लिम्स का साइज बढ़ेगा, पिगमेंट में चेंज होगा, आई की पोजीशन में चेंज होगा, इंटेस्टाइन में चेंज होगा, इंटेस्टाइन की लेंथ लंबी होगी, ठीक नहीं, इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी होगी। ठीक है, ये सारे चेंज आते हैं, और ये सारे चेंज क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सो ये दो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। ठीक है, उसके बाद है एक नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? डिले करता है मेटामॉर्फोसिस से, इट डिले मेटामॉर्फोसिस। मतलब कि जो लार्वा है वो लार्वल स्टेज में ही रहेगा। ठीक है, वो लार्वल स्टेज में ही रहेगा, उसको मेंटेन करके कौन रखता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। सो इसका मतलब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो नेगेटिव हार्मोन है मेटामॉर्फोसिस का। ठीक है, उसको रोक के रखता है। पर जैसे ही T3 T4 आ जाते हैं, T3 T4 इसको बंद करा देते हैं, और क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। ठीक है, अब होता कैसे ये देखो, इसकी ग्लैंड्स देखो। देखो भाई, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रेन ऑफ लार्वा। ठीक है, ये इसकी ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब में क्रॉस होता है इस तरीके से, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे। ठीक है, तो इस ब्रेन के बेस में मैंने ब्रेन इस तरीके से बनाया है। इस ब्रेन के बेस में यहाँ पे नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टॉक है, ये ऊपर एक एरिया से अटैच रहती है, इस एरिया को बोलते हैं यहाँ पे, मैं इस एरिया को अलग कलर से बना देता हूं, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। और नीचे एक मेन रेगुलेटर जो होता है, जिसपे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन काम करेंगे, दैट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सो दीज आर दी थ्री मेन ग्लैंड। तो इसको जो एक्सिस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई, दिस इज एच,
ठीक है, दिस इज H, दिस इज P एंड दिस इज T, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड। तो इसको बोला जाता है HPT एक्सिस, HPT एक्सिस। इस HPT एक्सिस के थ्रू ही मेटामॉर्फोसिस का क्या होता है, रेगुलेशन होता है। अब देखो कैसे होता है, अब मैं इसको एक फ्लो चार्ट में लिख रहा हूं। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है, फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलेगा कि मेटामॉर्फोसिस करानी है? सो इट इट टेक सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मेनली क्या होते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज इसको बताते हैं कि भैया मेटामॉर्फोसिस शुरू करनी है, आप अपने हार्मोन बनाना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एनवायरमेंटल क्यूज, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे कि लाइट, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, जैसे फोटो पीरियड, ठीक है। अब ये इसको पता कैसे चलता है कि ये बाहर से ये चेंजेस हो रहे हैं? देखो अपने अपने जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के अंदर अलग अलग सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे आईज है, वहां से लाइट का परसेप्शन होगा, फोटो पीरियड का परसेप्शन होगा, स्किन से उसको टेम्परेचर का परसेप्शन होगा, फिर वो फूड खाएगा, टेस्ट बर्ड से उसका न्यूट्रिशन का परसेप्शन होगा। तो वो सारा सारे इन सब चीजों से वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचती है, उसके हाइपोथैलेमस में पहुंचती है। जब हाइपोथैलेमस में पहुंचेगी तो इट विल सीक्रेट टू काइंड ऑफ हार्मोन, ठीक है। ये दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट करेगा भाई। एक का नाम है प्रोलैक्टिन इनिबिटर फैक्टर, इनिबिटरी फैक्टर। फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। देखो इसका नाम ही है कि ये क्या करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। और दूसरा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। सेकंड इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं PIF और इसको बोलते हैं TRF, ठीक है, PIF एंड TRF। अब थायरोक्सिन तो जाके एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, ठीक है, दिस वाज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अब से पहले क्या बना रही थी, अब से पहले इट वाज मेकिंग प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम मैंने बताया था, ये क्या कर रहा था, ये कर रहा था डिलेइंग मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस को डिले करता जा रहा था, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर आएगा हाइपोथैलेमस से एंड इट विल इनहिबिट दिस, इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो इसको क्या कर रहा है, नेगेटिव कंट्रोल करेगा। कैसे करा है इसने, पिट्यूटरी पे एक्ट करा है भाई, इसने मेनली एक्ट तो यहीं पे किया है, मेनली एक्ट करके, और इसने इसको क्या करवा दिया, बंद करवा दिया यहाँ से। जैसे ही इसको सिग्नल मिलेगा, जैसे ही इसको यहाँ से सिग्नल मिलेगा कि भाई अब हमें और आगे मेटामॉर्फोसिस इसमें लार्वल स्टेज में नहीं रहना, तो आगे फिर जो पिट्यूटरी होगी उससे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो पिट्यूटरी पे दोबारा एक्ट करेगा एंड वो क्या करेगा, वो दो हार्मोन, ये एक हार्मोन सीक्रेट करवाएगा जिसको हम बोलेंगे TSH। इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, इट विल एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड फिर क्या सीक्रेट करेगी, T3 एंड T4, और जिनसे आगे क्या होगा भाई, मेटामॉर्फोसिस। इनसे आगे क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हार्मोन आ जाएंगे तो उसमें सारा क्या हो जाएंगे, चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। अब यही वे हार्मोन है, जैसे एक बार ये हार्मोन सीक्रेट हो गए, सो दिस हार्मोन विल अगेन गोज बैक एंड दे एक्ट ऑन पिट्यूटरी एंड दे आल्सो एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसको जाके पॉजिटिव फीडबैक देते हैं,
जैसे सीक्रेट हो जाते हैं, दे गिव द पॉजिटिव फीडबैक टू फास्टन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जय बेटे आप भी ऑन करो वीडियो, वीडियो ऑन करके पढ़ना है। बताओ इसमें डाउट है भाई कुछ बच्चों? सब अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ इसमें बताओ भाई कोई डाउट है आपको? अभी तक ये पढ़ाया है हाइपोथैलेमस से पीआईएफ और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने T3 एंड T4 बनाया, फिर पीआईएफ ने प्रोलैक्टिन का इनिबिशन किया, फिर पिट्यूटरी ने वहां से टीएसएच सीक्रेट करा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिससे T3 एंड T4 बना, और T3 T4 वापस से जाकर उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया बोथ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। ठीक है, सो दिस इज हाउ मेटामॉर्फोसिस इन न्यूरॉन्स दैट इज कंट्रोल्ड। बताओ यहाँ पे डाउट है कुछ, यहाँ तक बताओ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चे तुम बोल क्यों नहीं रहे? दिव्या तुम्हें हंसी क्यों आ नो रही है? सर। आपको हंसी क्यों आ रही है? आप बोल क्यों नहीं रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे? माइक ऑफ है बच्चे आपका, दिव्या आपका माइक ऑफ है। यस सर। हाँ अब जवाब क्यों नहीं दे रहे माइक ऑन करके? मेरे को एक एक का नाम लेके बोलना पड़ेगा क्या? जया, दिव्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। यस सर। ओके चलो। अरे इतना कितना क्यों शर्मा रहे हो तुम? पहली बार ऑनलाइन क्लास देखिए क्या? हैं? पहली बार ज्वाइन कर रहे हो ऑनलाइन क्लास? चलो जी, फिर आगे हमारा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचता है दैट इज टेरेटोजेनेसिस। ठीक है वो और शुरू करते हैं। टेरेटोजेनेसिस, क्या आपको पता है टेरेटोजेनेसिस के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत? एनीवन? थोड़ा बहुत कभी आपने पढ़ा हो? नो सर। नहीं पढ़ा? ओके। तो आपने कभी ऐसे बच्चे देखे हैं इस तरीके से? एक सेकेंड। आपने कोई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कभी? ऐसे कोई बच्चे या स्टूडेंट या फिर कोई छोटे बच्चे ऐसे जिनके यहाँ पे जो अपर लिप होता है या दोनों लिप जो है उसमें ऐसे क्लैफ्ट होता है, उसमें कटा हुआ होता है? ठीक है, देखा है ऐसा? तो ये दे आर बिकॉज ऑफ, हैं? बोलो बच्चों। आवाज नहीं आ रही भैया आपकी साफ क्लियर, हर्षिता। है देख। हाँ ओके, मेरी आवाज साफ आ रही है ना? कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है ओके परफेक्ट। सो क्या होता है बच्चों कि जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन कॉज डिफॉर्मेलिटीज या एबनॉर्मलिटीज इन द डेवलपमेंटल फेज ऑफ फीटस और एम्ब्रियो। ठीक है, सो ऑल दो सब्सटेंस विच कैन कॉज द एबनॉर्मलिटी इन द डेवलपिंग फेज दे आर कॉल्ड एज टेरेटोजेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूं टेरेटोजन। ठीक है, सो substances which can cause abnormality in the
डेवलपिंग फेज ऑफ एम्ब्रियो और fetus are called teratogens. ठीक है, उनको टेरेटोजन बोलते हैं। बट ये डेवलपिंग फेज का मतलब मेरा यहाँ पे सीधा सा मतलब प्रेगनेंसी वाला फेज है, जिस टाइम पे प्रेग्नेंट होती है मदर। ठीक है, उस टाइम पे कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो विच कैन गो एंड दे कैन कॉज द एब्नॉर्मलिटी इन द एम्ब्रियो। ठीक है, अब एम्ब्रियो और मैंने फीटस दो वर्ड यहाँ पे बोले आपके सामने, सो इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखो, टोटल जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने मंथ का होता है? 9 मंथ का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन मंथ्स को हम ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको बोलते हैं दिस इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दिस इज सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड दिस इज थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अब इसमें से जो स्टार्टिंग के 2 मंथ होते हैं, ये मतलब कि 8 वीक, इसको हम बोलते हैं, इसमें जो डेवलपिंग हो रहा है जो एम्ब्रियो, जो उसको बोला जाता है यहाँ पे एम्ब्रियो। ठीक है, और उसके बाद जो है ये जो यहां से फ्रॉम द थर्ड मंथ टू द 9th मंथ, उसको बोलते हैं यहाँ पे फीटस। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? एम्ब्रियो के टाइम पे यहाँ पे होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब यहाँ पे क्या होंगे? ऑर्गन बनना शुरू होंगे ना। यहाँ पे 2 मंथ में पूरे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब वो फीटल कंडीशन में आ जाते हैं, तो फीटल कंडीशन में उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। ठीक है, अब इस चीज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि भाई वो जो टेरेटोजन है, कोई वो सब्सटेंस है, वो एम्ब्रियो वाले फेज में एक्ट कर रहा है या फिर वो फीटल वाले फेज में एक्ट कर रहा है। देखो, अगर वो एम्ब्रियो वाले फेज में जाके उसने अपना इफेक्ट किया, मतलब या एक्सपोजर उसका एम्ब्रियो वाले फेज में हुआ, स्टार्टिंग के 2 मंथ के प्रेगनेंसी में ही, फॉर एग्जांपल मदर ड्रिंक करती है, मदर सिगरेट पीती है, ठीक है, तो उस टाइम पे ऑर्गेनोजेनेसिस में इफेक्ट होगा, उसके ऑर्गन फॉर्मेशन है उसमें इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके अपोजिट जब फीटल कंडीशन होती है, मतलब थर्ड मंथ टू 9th मंथ, तो उस टाइम पे अगर उनका एक्सपोजर होता है किसी भी टेरेटोजेनिक सब्सटेंस का, तो उसमें उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया भाई आपको? ठीक है, और सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एम्ब्रियो की या फीटस की। सो अब आते हैं भाई इनके टाइप्स पे, कि कौन कौन से टाइप ऑफ टेरेटोजन। ठीक है, और स्टडी ऑफ टेरेटोजन इज कॉल्ड टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी, टेरेटो मीन्स होता है डीमन, और लॉजी मतलब स्टडी। क्योंकि जब पहले ये बच्चे ऐसे पैदा होते थे ना, जिसका मान लिया हाथ छोटे हैं या किसी के हाथ बहुत बड़े हैं, या फिर कोई किसी को सुन नहीं रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर किसी के होठ यहाँ से कटे हुए हैं, पैलेट कटा हुआ है पूरा। ठीक है, तो पहले जब ये बच्चे ऐसे पैदा होते थे तो लोग सोचते थे डीमन पैदा होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो टेरेटो का मतलब होता है डीमन। तो इन डीमंस की स्टडी को ही बोलते हैं टेरेटोलॉजी। बट ये डीमंस नहीं होते, दे आर नो डीमन, वो डिफेक्ट होता है, वो डिफेक्ट के कारण ही ऐसी एबनॉर्मेलिटी आती है उसके अंदर। ठीक है, सो आते हैं भाई इसके टाइप्स के ऊपर। तो अगर इसकी टाइप बात करें तो दे कुड बी इंड्यूस्ड और दे कुड बी जेनेटिक। दे कुड बी इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मतलब कोई बाहर से सब्सटेंस आएगा, या फिर इनका कोज हो सकता है जेनेटिक कोज। ठीक है, जेनेटिक कोज का आपको सबको पता है, जैसे मान लिया किसी के जीन में इफेक्ट हो जाए, ठीक है, कोई जीन में म्यूटेशन हो जाए, कोई हेरिडिटरी डिजीज आ जाए, ठीक है, और उससे बच्चे में एबनॉर्मलिटी आ जाए। ठीक है, तो मैं इसमें 1-2 पॉइंट लिख देता हूँ, जैसे कि कोई म्यूटेशन हो जाए, कोई इनहेरिटेड डिजीज हो, वो आते हैं सारे इसमें जेनेटिक कंडीशन में। इंड्यूस में बहुत सारे होते हैं। ठीक है,
तो इंड्यूस में कोई भी सब्सटेंस होगा वो बाहर से आएगा, आउटसाइड दी बॉडी, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड and it will cross placenta barrier. प्लेसेंटा होता है ना भाई, जो मदर के ब्लड को और फीटस के ब्लड को अलग रखता है, ठीक है, तो वो सब्सटेंस आएगा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा एंड इट विल अफेक्ट दी फीटस, ठीक है, ऐसे फीटस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें जो सब्सटेंस होते हैं उनकी भी अलग अलग कैटेगरी बना रखी है बहुत सारी, जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी इज ड्रग एंड केमिकल्स, ड्रग्स एंड केमिकल्स। सेकेंड कैटेगरी में जैसे रेडिएशन आती है, रेडिएशंस, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में जैसे कि ये रेडिएशन, मैकेनिकल फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस, बॉडी कंडीशन ऑफ मदर, मदर की कंडीशन, बॉडी कंडीशन ऑफ मदर, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट्स, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट एटसेट्रा, ठीक है। ये मेन कैटेगरी ये है भाई, ठीक है। ड्रग एंड केमिकल्स की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, जब जब प्रेग्नेंट भी होती है लेडी तो उसको बोला जाता है कि भाई आप एंटीबायोटिक मत लो, और फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो बिल्कुल मना करते हैं कि उसमें आपको ऐसी कोई दवाई नहीं ले लेनी है, क्योंकि ऑल दीज ड्रग्स एंड केमिकल्स दे क्रॉस द प्लेसेंटा एंड दे इफेक्ट द फीटस, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट, जैसे कि डिप्रेशन का एक मेन रीजन होता है, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, इनकी जितनी भी दवाइयां होती है, ये एंटी कोगुलेंट्स जो होते हैं, इनकी जितनी भी दवाई होते हैं, ये सब प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, उसका नाम सुना होगा आपने, हिपेरिन, ठीक है। अगर ये हिपेरिन मदर ने ज्यादा ले लिया तो बेबी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब उसकी बोन्स जो होंगी वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोसिस मतलब वो पोर क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें से कैल्शियम लीच आउट होने लग जाएगा वहां की उसकी बोन से, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? फिर जैसे बहुत सारी, एक होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसको ACE बोला जाता है, ठीक है। इसको जनरली बीपी के टाइम पे लिया जाता है, मदर इसको लेती है जब बीपी हाई लो होता है, बीपी को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। बट इससे क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, इससे जो बच्चा है उसकी फीटस की किडनी फेल हो सकती है, किडनी फेलियर के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और लिम्ब में डिफॉर्मेशन हो सकती है इसमें, लिम्ब डिफॉर्मेशन, लिम्ब में डिफॉर्मेशन मतलब के नॉर्मल लिम्ब नहीं होगा उसमें, जैसे उसको बोलते हैं क्लब फिट बोलते हैं, जो भी उसके लिम्ब होंगे वो ऐसे फूल जाएंगे, यहाँ से ऐसे क्लब के जैसा फिट बन जाएगा, ठीक है, क्लब फिट। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सोडियम वेल्पोरेट होता है, उससे ये जो मैंने बताया था ना अभी, सोडियम वेल्पोरेट, तो इससे क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है, पैलेट, ये LAT होता है ना ये वाला, PA, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, पैलेट क्लेफ्ट, जो मैंने ये बच्चे दिखाए थे ना ऊपर जिनके पैलेट में कट होता है, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही एस्प्रिन लेते हैं, नॉर्मल एस्प्रिन, एस्प्रिन से बेबी का ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है। जैसे क्रोमाफिनाकोल करते हैं, उससे बेबी में सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं, क्रोमाफिनाकोल,
इससे सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ सिंड्रोम क्या होते हैं, ठीक है। फिटस के अंदर सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। तो ये कुछ है, जैसे रेटिनोइक एसिड है, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। रेटिनोइक एसिड, ये जनरली विटामिन ए होता है, ठीक है, विटामिन ए। और विटामिन ए नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, बट अगर इसकी इसकी क्वांटिटी हाई हो जाए, ठीक है, तो बच्चे को सुनना बंद हो जाएगा, ठीक है, डेफ बच्चा पैदा होगा, ठीक है। और इसकी जो थाइमस होगी वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रेडिएशन है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है कि भाई आपको यूवी रेज के अंदर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे एक्स रेज और यूवी रेज हो वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे क्या करते हैं, एक्स रेज या यूवी रेज उस बेबी के डीएनए को डैमेज करते हैं, डीएनए में थायमिन डाइमर बना देते हैं सेल्स के अंदर। अगर डीएनए में थायमिन डाइमर बना देंगे तो उसको डैमेज करते हैं, तो यूवी रेडिएशन या फिर एक्स रेज उनसे मदर को दूर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फिजिकल ये मैकेनिकल फोर्सेस होती है, ठीक है। मैकेनिकल फोर्सेस में क्या होता है, ये जो क्लब फिट वाली डिजीज मैंने बताई थी, क्लब फिट वाली डिजीज मैकेनिकल फोर्सेस के कारण होती है। उसमें क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा वो एक साइड में जाके इकट्ठा हो जाएगा और उससे बच्चे में डिफॉर्मिलिटी होगी, ठीक है। फिर बॉडी कंडीशन ऑफ मदर, बॉडी कंडीशन, अगर मदर की बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो उससे भी डीएनए, फिटस के डीएनए डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, डीएनए डैमेज, ठीक है। फिर उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट में बहुत सारे वायरसेस एंड बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। दिस वायरस एंड बैक्टीरिया जैसे कि रूबेला वायरस है, जैसे कि एचआईवी है, ठीक है, जैसे कि साइटोमेगेलो वायरस है, साइटोमेगेलो वायरस, ठीक है, जैसे ट्रिपेनोसोमा पैलेडियम, मतलब अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये वायरस मदर की बॉडी में प्रेजेंट है, सो दे कैन गो एंड दे कैन इफेक्ट द फिटल डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भाई ये सारे एजेंट तो हैं, बट हाउ दे इफेक्ट, तो देर आर फ्यू प्रोसेसेस थ्रू विच दे इफेक्ट। सो नंबर वन, आपका ये भी है भाई आपके इसमें कि कौन कौन से प्रोसेस जिनसे इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज मल फॉर्मेशन। मल फॉर्मेशन का मतलब है कि भाई जब चीजें बन रही है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस को ही इफेक्ट कर दे, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनोजेनेसिस इफेक्ट हुआ तो या तो वो स्ट्रक्चर एब्सेंट होगी, या फिर वो बनते बनते क्या बनेगी, खराब बनेगी, ठीक है। तो उसमें मेन क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज। और ये स्टार्टिंग के 2 मंथ, मतलब कि 8 वीक तक होता है, ठीक है। इसमें इफेक्ट जब होता है तो मॉल फॉर्मेशन का मतलब है कि जब स्ट्रक्चर बन रही है, जैसे मैंने अभी ये पैलेट क्लेफ्ट का बताया था जिसमें से लिप यहां से डैमेज था, ठीक है, वो इसी कंडीशन में आता है, मेल फॉर्मेशन में आता है। सेकंड इज डिसरप्शन, सेकंड इज डिसरप्शन। डिसरप्शन में बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनोजेनेसिस तो हो गया है, अब ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद में वो एजेंट आया है, उसका बाद में एक्सपोजर हुआ है, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल डिसरप्शन हो जाएगा, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या मॉर्फोलॉजिकल चेंज या फिर डिसरप्शन, ठीक है। तीसरा है भाई डीफॉर्मेशन, ठीक है। डीफॉर्मेशन, डीफॉर्मेशन का मतलब है कि भाई जब मैकेनिकल फोर्सेस आके कुछ चेंज कर दे या कुछ डिसरप्शन कर दे, डिसरप्शन, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड एक साइड में इकट्ठा हो जाता है, एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा तो बच्चे पे क्या करेगा, मैकेनिकल फोर्सेस लगाएगा और उससे बच्चे में क्या होगा, उससे बच्चे में डिफेक्ट हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डीफॉर्मेशन।
जैसे कि इसका एग्जांपल है क्लब फिट डिजीज, क्लब फिट डिजीज। उसके बाद फोर्थ इज सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि जब बहुत सारी एनोमली या बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी एक ही कंडीशन में आ जाए, ठीक है, एक एक ही साथ आ जाए। जैसे कि एक एक होता है, जैसे आपने ये सुना होगा फीटल, नहीं, एल्कोहल, नहीं, फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। एक सेकंड, इसको बोलते हैं भाई फीटल एल्कोहल सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब बहुत सारी एनोमली, बहुत सारी प्रॉब्लम जब एक ही चाइल्ड में आ जाए, बहुत सारे एबनॉर्मलिटी जब एक ही चाइल्ड में एक साथ आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम हो गया। जैसे एचआईवी में, भाई एचआईवी क्या करता है, एचआईवी में ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब ये बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर कर देगा। बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हुई तो उसको जो भी डिजीज आएगी वही लग जाएगी। टाइफॉइड आया, टाइफॉइड हो गया उसको, टीबी का उसको बैक्टीरिया मिला, उसको टीबी हो जाएगी। कोलेरा आया, कोलेरा हो गया। हैजा आया, हैजा हो गया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा आया, इन्फ्लुएंजा उसको गया। तो उसमें बहुत सारी डिजीज एक साथ किसी इंसान में जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं, उसको सिंड्रोम हो गया। तो ऐसे ही ये जब जब मदर अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, तो ड्रिंक करने के कारण एक फीटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। तो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम में बच्चे में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी एक साथ आ जाती है। उसके उसके जो आईज में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके लिम्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होगा, उसके होठ लटके हुए होंगे। तो इस तरीके से जो होती है उसको बोलते हैं फीटल एसिड सिंड्रोम, ठीक है। एंड फिफ्थ जो होगा भाई इसमें, फिफ्थ है इसमें एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई दो या दो से ज्यादा बीमारियां, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एबनॉर्मलिटी एक साथ आए हमेशा, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा बच्चा अगर गूंगा पैदा हो रहा है तो बहरा भी पैदा हो रहा है साथ में, ठीक है। या फिर जिस बच्चे के हाथ लंबे हैं तो उसमें क्लब फीट डिजीज भी साथ आ रही है, ठीक है। तो एसोसिएशन किसी के साथ में आया एबनॉर्मलिटी, ठीक है, मतलब कि टू और मोर abnormality comes together। तो इस तरीके से जो होता है उसको बोलते हैं भाई हम एसोसिएशन। तो ये था भाई आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज टेरेटोजेंस, टाइप्स एंड हाउ दे अफेक्ट द बॉडी ऑफ फीटस और एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये नोट्स भी बन गए, ये नोट्स भी मैं आपको भेज दूंगा, और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली है, वीडियो को भी मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर में, इसका लिंक भी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप। यस सर। और ये दूसरे बच्चे कहाँ रह गए आज, उनका मन नहीं था क्या ऑनलाइन क्लास करने का? हाँ जया, समझ में आया आपको बच्चा?